हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं बुक ऑफ एस्पर का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 780 और 781 का। काले गोले को ध्यान से देखते ही उसने महसूस किया कि उसके अंदर एनर्जी घूम रही है, जैसे उसी प्राइमोर्डियल एनर्जी ने इस दुनिया को बनाया हो और उसके चारों तरफ अनगिनत तारे चमक रहे हों। उसे ऐसा लगा जैसे वो एक असीम और अनंत दुनिया में है, जहां वो खुद को नगण्य महसूस कर रहा था, मानो किसी अदृश्य ताकत के नीचे कुचला गया एक चींटी हो। अगले ही पल वो चौंक कर होश में आया, माथे से पसीना टपक रहा था। उसके दिल में डर और बेचैनी भर गई। एक इंसान के तौर पर उसका अभिमान और घमंड वहीं खत्म हो गया। यून शुआंग ने पूछा, बिग ब्रदर झुओ, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। गहरी सांस लेकर झुओ फान ने उस काले गोले को देखा। सीनियर सॉवरेन यून, आपका ये खजाना कैसे इस्तेमाल करूं? सॉवरेन हल्के से मुस्कुराया, खुद सोचो, चाहे जिसे भी या जो भी ढूंढना हो, ये वर्ल्ड ब्रिज तुम्हारी मदद करेगा। बस यही कहना था लड़के, अब तुम जा सकते हो। सॉवरेन यून ने हाथ हिलाया और एक आसमानी हवा ने झुओ फान को उड़ाकर फेंक दिया। यून शुआंग घबरा गई। बिग ब्रदर झुओ। शुआंग, सॉवरेन यून ने पुकारा और साथ ही यून शुआंग भी रुक गई। वो पीछे मुड़ी और बोली, पेट्रियार्क, मैं अब विलीन होने वाला हूं। सॉवरेन यून पारदर्शी होने लगा, फिर भी मुस्कुराया। प्राचीन काल से अब तक ये निशान वर्ल्ड ब्रिज की मदद से कायम रहा। मैं तो बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कोई व्यक्ति आए और मैं उसे दे दूं। अब वो समय आ गया है और मैं चला जाऊंगा। बाकी सब उसी पर निर्भर है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। उसकी आवाज भी इस अंधेरे में धीरे धीरे गुम हो गई। एक धमाके के साथ सब कुछ ढह गया और चमकते कणों में बदल गया। अंदर सूरज की रोशनी आई और अब वो बस एक साधारण गुफा थी। पेट्रियार्क, शुआंग ने रोते हुए गुफा की गहराई की ओर झुककर प्रणाम किया और वहां से चली गई। झुओ फान अचानक पत्थरों के ढेर में आ गिरा, चारों तरफ धूल उड़ गई। वो उठकर बोला, मैं तो पहाड़ के अंदर था और अब सीधा नीचे आ गया। ये सीनियर सच में मेहमानों को विदा करने का तरीका नहीं जानते। कितने बदतमीज हैं। बिग ब्रदर झुओ। शुआंग दौड़कर आई और उसे धूल में लथपथ देखा। आप ठीक है ना? पेट्रियार्क का विदा करना थोड़ा सख्त हो सकता है। झुओ फान ने कपड़ों की धूल झाड़ी। कोई बात नहीं। लेकिन क्या सारे सॉवरेन ऐसे ही होते हैं? क्या सबकी अजीब आदतें होती हैं? शुआंग हंस पड़ी। बिग ब्रदर झुओ सेक्रेट डोमेन जा रहे हैं, क्या मुझे भी साथ ले चलेंगे? क्यों? आपको मदद चाहिए और मैं हाथ बटा सकती हूँ। अच्छा, वो। झुओ फान थोड़ा झेप गया। पीक जेनेसिस स्टेज बुरा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम लड़ाई में अच्छी नहीं हो। सेक्रेट डोमेन बहुत बहुत खतरनाक है पगली। तू यही मॉर्टल डोमेन में रहकर मैक्स मांगा एक्सप्लेन की वीडियो देख। हा। शुआंग ने मुंह फुलाकर बोली, मुझे कम मत आंको। उसकी आंखों में नीली चमक आई और एक अद्भुत ताकत फूट पड़ी। चारों ओर गड़गड़ाहट हुई और पूरा पहाड़ी इलाका वहीं ढह गया। लेकिन यह सिर्फ हिलने से नहीं, बल्कि सीधा चपटा हो गया। झुओ फान ने भी भारीपन महसूस किया और जमीन में धंस गया। 100 मील का इलाका 300 मीटर नीचे चला गया। शुआंग रुकी और गर्व से बोली, तो बिग ब्रदर झुओ, अब क्या कहते हैं? ये तो बस मेरा थर्ड हिस्सा था। मैंने तो बस इसलिए रोका कि 1000 मील का इलाका चपटा ना हो जाए, क्योंकि वहां लोग रहते हैं और ये मेरा स्पेशल स्किल भी नहीं है। तुम तो सॉवरेन यू की ट्रेनिंग के बाद बिल्कुल बदल गई हो। झुओ फान का चेहरा फड़क गया। लेकिन पेट्रियार्क ने अपने कबीले की रक्षा के लिए और डिसाइपल क्यों नहीं तैयार किए? शुआंग ने कंधे उचका दिए। पेट्रियार्क को पूरी दुनिया की चिंता थी। वे यहां बस आपका इंतजार कर रहे थे, आपको ये चीज देने के लिए। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि कबीले का क्या होगा। उन्होंने मुझे इसलिए सिखाया क्योंकि उन्होंने 100 साल पहले आपकी ऑरा महसूस की थी और चाहते थे कि मैं आपकी मदद करूं। ऐसा है। लेकिन वो मेरी मदद क्यों करना चाहते थे? सॉवरेन पाथ की वजह से। झुओ फान ने हाथ में काले गोले को देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं, फिर शुआंग के कंधे पर हाथ रखा। हम स्वॉर्ड स्टार एम्पायर की राजधानी में 20 दिन बाद मिलेंगे। देर मत करना और लो क्लान को मत बताना। तुम उन्हें साथ नहीं ले जाओगे। इतने खतरे में ले जाने का क्या मतलब? झुओ फान ने सांस छोड़ी। वे तो मॉर्टल डोमेन में राजा हैं और स्थिर स्थिति में हैं। उन्हें शांति से जीवन बिताना चाहिए। सीक्रेट डोमेन जाकर उन्हें फिर से शुरू करना पड़ेगा और लगातार खतरे झेलने पड़ेंगे। वहां बहुत से भयानक लोग हैं और उससे भी ज्यादा छिपे हुए एक्सपर्ट्स। मैं खुद डर महसूस करता हूं। उन्हें साथ ले जाने से उनकी रक्षा करना मुश्किल होगा। शुआंगर ने सिर हिलाया और आह भरी। दोनों लो क्लान लौटे और कुछ दिन वहां रहे। पश्चिमी भूमि के पुराने दोस्तों से मिले, फिर साम्राज्य की राजधानी की ओर चल पड़े। उस समय तक दर्जन भर दिन बीत चुके थे और झुओ फान के बुलाए ज्यादातर लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। गु सांतोंग और कियोर तो थे ही, उनके साथ ये लिन, अन्य धर्मराज बाली यूयू, बाइली यूलेई और बाइली जिंगतियान भी मौजूद थे। यहां तक कि मुरोंग श्वे भी जा रही थी। मिस मुरोंग, आप भी चल रही हैं?
मुरोंग श्वे ने सिर हिलाया। मेरी दृष्टि अब व्यापक हो गई है और मैं ऊपरी दुनिया देखना चाहती हूँ, अगर आपको ऐतराज़ ना हो। मुझे नहीं, क्योंकि अब आप अपने भाई की समस्या हैं। अगर उसे ऐतराज़ नहीं तो मुझे क्यों होगा? हाँ हाँ हाँ। झुओ फान थंडर पैवेलियन के सामने पहुंचा। अब वहां पहले जैसी बिजली की कोई आभा नहीं थी, बस एक साधारण जगह थी, क्योंकि 1 महीने पहले झुओ फान ने यहां एक साधारण सील लगा दी थी। पास खड़े झुके हुए वो रानदोंग को देखकर झुओ फान ने कहा, हमारे जाने के बाद तुम मॉर्टल डोमेन की निगरानी करना, मेरे संकेत पर दूसरी अरे सक्रिय करना, समझे? बिल्कुल स्पष्ट, पैलेस लॉर्ड। साम्राज्य अब समाप्त हो गया है और मेरा बदला शांत हो गया है। अब मैं बस पैलेस लॉर्ड के आदेश पूरे करना चाहता हूं। झुओ फान ने सिर हिलाया और हाथ से एक निशान बनाया। उनके चारों ओर की जगह लहराने लगी। दुनिया की कलाएं मिलो, आध्यात्मिक स्पष्टता के सागर, मेरी मदद करो अरे सक्रिय करने में। स्वर्ग का मार्ग खोलो और मेरी यात्रा का मार्गदर्शन करो। पूरी धरती कांप उठी। आकाश में डरे हुए लोगों की चीखें भर गईं। धरती के भीतर खोदी गई सुरंगें और भरे हुए सेक्रेड स्टोन सक्रिय होकर 5 भूमि को एक विशाल अरे में जोड़ने लगीं। पुराने बीस टेमिंग सेक्ट से एक सफेद स्तंभ आकाश में जा पहुंचा। उससे हिंसक शक्ति उमड़ी और जमीन के नीचे बनी अरे से होते हुए राजधानी तक पहुंची। और भी सफेद स्तंभ उठे, अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट, नॉर्थ सी, पुराने फ्लाइंग क्लाउड मैनर और अन्य जगहों से, जैसे स्वर्ग और धरती को जोड़ रहे हों और अपार शक्ति छोड़ रहे हों। इनके पास खड़े लोग दंग रह गए, यहां तक कि जेनेसिस एक्सपर्ट्स भी इस दबाव में सांस नहीं ले पा रहे थे और जमीन पर रेंगने लगे। कुल 7 स्तंभ 5 भूमि में उठे। सेक्रेट डोमेन की गाड़ी आध्यात्मिक एनर्जी वर्ल्ड विंड टनल से बहती हुई इस विशाल अरे में आई और राजधानी की ओर बढ़ी। ड्रैगन एंसेस्टर खुशी से गरजा, हाँ हाँ हाँ, आखिरकार हमारी आज़ादी का समय आ गया। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार पूरा हुआ। लड़का लौटने वाला है। शुभ यात्रा पुराने दोस्त। ऑलबिस्ट माउंटेन रेंज में वॉल्टिंग कुनपिंग ने महसूस किया कि आसपास की आध्यात्मिक एनर्जी बदल रही है और 7 स्तंभ देखकर मुस्कुरा उठा। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, एक योजना जो युगों से चल रही थी। हा हा हा। सारी शक्ति एक जगह इकट्ठी हो गई। झुओ फान की आंखें चमक उठीं और उसने एक और निशान बनाकर इशारा किया, सभी मार्ग मिलो, आरोहण पथ खुलो। आखिरी जोरदार झटके के साथ थंडर पैवेलियन से भी एक सफेद स्तंभ आकाश में उठा। फिर आकाश में चमचमाती रोशनी फैल गई, वही जो स्पिरिट किंग बाइली यूटियान को बुला रही थी। सेक्रेट डोमेन का मार्ग आखिरकार खुल चुका था। धरती हिल रही थी और एक अंधेरी जेल के अंदर पानी टपक रहा था। एक थका हुआ सा मुरझाया चेहरा लिए मध्यम उम्र का आदमी गंदे बिस्तर पर बैठा था, उदास और निराश। तभी बाहर से आवाज आई, चर की तेज ध्वनि, और उसके बाद किसी ने झुककर कहा, प्रणाम योर मैजेस्टी, कोठरी खोलो। एक आदमी शाही लिबास में अंदर आया और फटेहाल कपड़ों वाले कैदी को देखते हुए बोला, इंपीरियल ब्रदर, सुना तुमने? ये पुराने दोस्तों के चले जाने की आवाज़ है, लेकिन मैं एक देश का शासक होते हुए भी उनके लिए कोई सही विदाई का तोहफा नहीं दे पाया। कौन जा रहा है? कैदी ने ऊपर देखा और तियान्यू के सम्राट युएन कॉन्ग को घूरने लगा। युएन कॉन्ग ने लंबी सांस ली। मेरे स्वॉन ब्रदर्स, झुओ फैन और लुओ क्लैन, वे एक बड़े संसार की ओर जा रहे हैं, ऐसी ऊंचाइयों पर जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। मैं तो बस यहीं रहकर उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना कर सकता हूं। युएन योंग ने हंसते हुए ताना मारा, योर मैजेस्टी, एक गद्दार से मिलने खुद चले आए, सिर्फ दिखावा करने। मैंने स्वॉर्ड स्टार एम्पायर, सबसे बड़ी शक्ति का साथ दिया था और फिर झुओ फैन ने उसे मिटा दिया। अब तुमने मुझे पकड़ लिया है और बहुत प्रसन्न होगे। अब मेरे पास पलटकर लड़ने का कोई मौका नहीं, जो चाहो कर सकते हो, मारो या टुकड़े टुकड़े कर दो। युएन कॉन्ग उदास होकर बोला, सेकंड ब्रदर, सच कहूं तो अगर ये 100 साल पहले होता तो मैं तुम्हें सच में खत्म कर देता, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। लुओ अलायंस के सिर पर मंडराने से मेरी ताकत लगातार घट रही थी। मैं खुद भी हताश और अकेला हो गया था, लेकिन फिर लुओ युनहाई ने मेरा पूरा अधिकार मुझे लौटा दिया। सोचा था खुश हो जाऊंगा, लेकिन भीतर तो एक खालीपन ही मिला। खालीपन? युएन कॉन्ग ने फिर सांस छोड़ी। सम्राट की ताकत में क्या रखा है जब अंत में सब व्यर्थ है? इस ताकत के लिए मैंने अपने एल्डर ब्रदर को मार डाला, पिता को चोट पहुंचाई और फिर कठपुतली बन गया, सिर्फ इसलिए कि कोई मुझे कचरे की तरह फेंक दे। जिस पल ताकत मुझे वापस मिली, मैं रो पड़ा। ये सब क्या है? राजा और मंत्री, पिता और बेटे एक दूसरे को नोचते हैं, सिर्फ इसीलिए कि अंत में एक आदमी अकेला ठंडी सख्त वीरानी में खड़ा रहे। युएन कॉन्ग की आंखें भर आईं। युएन योंग हैरान रह गया। हाँ, आखिर क्या है ये सत्ता जिसने मुझे, एक मूर्ख और मोटे तीसरे भाई को, इतना निर्दयी बना दिया कि पिता और पहले भाई को मार दिया और तुम्हारा भी शिकार किया? सेकंड ब्रदर, मैं यहां स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन तुम सब दोष मुझ पर मत डालो। असल में क्राउन प्रिंस ने ही हमारे पिता की हत्या की थी। मैं बाद में जुड़ा और क्राउन प्रिंस को मारा, उस पर पितृहत्यारा होने का आरोप लगाकर। क्राउन प्रिंस ने हमारे पिता को मारा? बकवास मत करो। मैंने तो सुना था तुमने उन्हें मारा और लुओ क्लान के साथ मिलकर सत्ता ले ली। यही सच है। तुम मेरे कैदी हो, मैं झूठ क्यों बोलूंगा?
यूएन कॉन्ग ने कहा, इंपीरियल फादर ने लुओ क्लैन से लड़ने के लिए बाहरियों को बुलाया और ऐसा माहौल बना दिया कि क्राउन प्रिंस की मौत हो जाए ताकि मुझे गद्दी मिल सके। लेकिन अंत में क्राउन प्रिंस ने पहले वार कर दिया, लुओ क्लैन ने चौंकाने वाली जीत पाई और उनकी छाया में मैं कठपुतली सम्राट बन गया। अगर लुओ क्लैन न भी होते तो भी गद्दी मुझे ही मिलती, क्योंकि इंपीरियल फादर का इरादा क्राउन प्रिंस को देने का था ही नहीं। यूएन योंग का चेहरा हिल गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो सोचता रहा कि तुमने उन्हें मारा और बदला लेने की ठानी। जब शाही खून सत्ता के लिए लड़ता है तो बदला कौन नहीं लेता? यूएन कॉन्ग ने कहा, सब पागल हो गए थे, अपनी बस से बाहर वालों को खत्म करने में लगे थे। चाहे इंपीरियल फादर जीतते या क्राउन प्रिंस, किसी ने तुम्हें कैद में पड़े सेकंड ब्रदर को नहीं छोड़ा होता। मैं भी गद्दी के लिए खतरा था और हटा दिया गया। यूएन योंग की आंखें सुस्त हो गईं, फिर वो थका हुआ सा बैठ गया। तो मैं इन 100 सालों में क्या करता रहा? उन्हीं की मदद जो मुझे मारना चाहते थे। हा। गार्ड, यूएन योंग को छोड़ दो। यूएन कॉन्ग ने आदेश दिया और एक सोल्जर ने आज्ञा मानी। यूएन कॉन्ग ने उसे देर तक देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। कुछ दिन पहले मेरी जुओ फैन से शराब पर बात हुई और मैंने एक बात समझी। उसे सत्ता से कोई मतलब नहीं था, बस दुनिया को हराने की चाह थी। हमने खूब लड़ाई लड़ी, कड़वी लड़ाई, लेकिन अंत में एकांत जीवन का अधिकार जीता। सेकंड ब्रदर, दूसरी जगहों पर गद्दारों को सख्त सजा मिलती है, जैसे शंगुआन फेयून, बुशिंगयून और बाकी का बुरा अंत हुआ। लेकिन तुम फिर भी मेरे सेकंड ब्रदर हो, मेरा आखिरी बचा हुआ भाई। जियो फैन ने तुम्हें मेरे हवाले कर सच्ची दोस्ती निभाई और किसी और को परवाह भी नहीं थी। अब यूवेन क्लान में एक सदस्य और बचा है। यूएन योंग ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं लौटकर तुमसे लड़ूंगा? लड़ोगे मुझसे? मैं तो बस तीसरे दर्जे के साम्राज्य का शासक हूं और तुम स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के एक कीमती मंत्री बन चुके हो। मुझसे क्यों लड़ोगे? यूएन कॉन्ग हंसते हुए मुड़ा। जुओ फैन चला गया, लुओ क्लान चला गया, सारे पुराने दोस्त चले गए। मेरे पास अब कोई भाई नहीं और मैं अकेले जीने वाला हूं। और तुम्हारे अपराधों के साथ अगर मैं तुम्हें गद्दी भी दे दूं तो डबल ड्रैगन मैनर मान जाएगा। अगर तुम डबल ड्रैगन मैनर को हरा सकते हो तो मेरी गद्दी के पीछे क्यों आओगे? मजेदार नहीं है? हा। यूएन योंग की आंख फड़क गई। उसने सम्राट को जाते देखा। अंदर ही अंदर सोच रहा था, सब बेकार है, सब सिर्फ पक्षपात है, क्यों लड़ना? हा। वो झुकी पीठ के साथ बाहर निकला, जैसे सदियां उस पर उतर आई हों। उधर जुओ फैन ने मुहरें पूरी की और प्रकाश स्तंभ को देखा, फिर बाकी लोगों की तरफ मुड़ा। ये ऊपरी दुनिया का रास्ता है, मेरे पीछे आओ। वहां पहुंचते ही मेरी हर बात मानना, वरना किसी ताकतवर से उलझ गए तो फिर कभी दिन का उजाला नहीं देख पाओगे। जी, सबने जवाब दिया। येलिन ने आगे बढ़कर पूछा, बिग ब्रदर, क्या ये रिकॉयल अरे नहीं था जो मॉर्टल डोमेन को तोड़ने के लिए था? अब ये एसेंशन का रास्ता कैसे बन गया? मास्टर और बाकी का क्या? वो थोड़ी देर इंतजार करेंगे। जुओ फैन ने आंखें सिकोड़कर कहा, येलिन, क्या तुम्हें उन बूढ़ी हड्डियों की बातों पर इतना भरोसा है? जो कुछ भी हुआ हम सिर्फ उनकी जुबान से जानते हैं। कौन साबित कर सकता है कि वो सच है? जुओ फैन की आंखों में चमक आई। तुमने 5 लैंड की लड़ाई में इंसानियत का हर पहलू देखा है। सेंट्रल एरिया का 4 लैंड को हराना उनके विनाश का मतलब नहीं था और 4 लैंड का साम्राज्य को हराना सेंट्रल एरिया की जीत नहीं थी। हर ताकत अपने लिए लड़ती है, इसमें न भलाई है न बुराई। उन बूढ़े राक्षसों को छोड़कर क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि वो हमारे खिलाफ न होंगे? ये लिन सोच में पड़ गया। जुओ फैन ने गंभीर होकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हम पहले सीक्रेट डोमेन में स्थिति देखेंगे। अगर वो वैसा है जैसा उन्होंने कहा तो मैं वू रंडोंग को संकेत दूंगा और वो रिकॉयल अरे चालू करके उन्हें आज़ाद कर देगा। लेकिन अगर वो झूठ निकले, खुद को पीड़ित दिखाकर, तो दुनिया की भलाई के लिए वो उम्र भर कैद रहेंगे। बहाने मत बनाओ और चलो। जुओ फैन ने उसे धक्का देकर स्तंभ में फेंक दिया और वो चीख भी न पाया कि गायब हो गया। जुओ फैन ने बाकी की तरफ देखा। अगला कौन? एक गुस्से भरी आवाज आई और एक लड़की सामने आ गई। जुओ फैन चौंक गया। यंग मिस, तुम गंदे आदमी, फिर चुपके से भाग रहे हो और हमें पीछे छोड़ रहे हो। नहीं, बस वहां तुम्हारे लिए जगह ठीक नहीं। बिग ब्रदर जुओ, चाहे तुम कुछ भी कहो, हमने साथ रहने का वादा किया था। तुम्हारा हक नहीं कि चुपके से निकल जाओ। लुओ यूनहाई मुस्कुराया। देखो, मैं पूरा क्लैन लेकर आया हूं तुम्हारे साथ लड़ने। ली जिंगतियन के वयोवृद्ध, खुद ली जिंगतियन, वो ताकतवर जोड़ा और हजारों जेनेसिस स्टेज के पुराने सोल्जर आ गए। यहां तक कि लुओ सिफान और बच्चे भी आ गए। जुओ फैन ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें डर नहीं कि लुओ अलायंस का मुख्य हिस्सा खाली हो जाएगा? नहीं, पुराना जाएगा, नया आएगा। लुओ यूनहाई ने हाथ हिलाया। हमने लुओ अलायंस यहां बनाई थी तो वहां भी बना सकते हैं। बिग ब्रदर जुओ, मैं अभी जवान हूं और महत्वाकांक्षी हूं। मुझे डर नहीं। चलो साथ करते हैं। हाँ स्टीवर्ड जुओ, हमें भी साथ ले चलो। बाकी सब चिल्लाए। जुओ फैन ने लंबी सांस ली। मन ही मन खुश हुआ। वो बोल ही रहा था कि किसी ने उसे धक्का देकर स्तंभ में घुसा दिया। अब बात बंद करो, सब चलो। किसी ने मीठी मुस्कान के साथ उसे पकड़कर अंदर खींच लिया।
वुरंडोंग के अकेले रह जाने के बाद उसने एक इशारा किया और वो चमकता स्तंभ गायब हो गया। धरती पर बाकी 5 स्तंभ भी उसी तरह खत्म हो गए। वुरंडोंग ने आसमान की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। अपना ख्याल रखना पैलेस लॉर्ड। अगली बार मिलेंगे ब्रदर जुओ। वू किंग्क्यू और बाकी सब दूर से झुककर उन्हें जाते हुए देख रहे थे। सच कहूं तो मैं भी जाना चाहता हूं और उस बड़ी दुनिया को देखना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे पास सेक्ट के काम है और मुझे भी अपने क्लैन का ख्याल रखना है। शंगवान किंग्यान ने कंधे उचकाए। ऊपर से हमें उस ग्रैंड अरे पर नजर रखनी है जिसे उसने 100 साल में तैयार किया है और कभी भी उसे वापस लेने के लिए तैयार रहना है। उसने हमें इसके बारे में सख्त चेतावनी दी थी। शायद ये उसकी जान से जुड़ा हुआ है। वू किंग्क्यू ने सिर हिलाकर मुस्कुराया। हाँ, उसने हम पर पूरा भरोसा किया है, अपनी जान तक का, इस काम को देने के लिए। हमें डेविल पैलेस के साथ मिलकर ग्रैंड अरे की रक्षा करनी है। हम उसे निराश नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ। बाकी सब भी हंस पड़े। जब वे सब जुओ फैन को जाते हुए देख रहे थे, मन में इज्जत और भरोसा भरा हुआ था। उसी समय अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट में ड्रैगन एंसेस्टर ने अचानक रोशनी के स्तंभों को गायब होते देखा। ये क्या हो गया? मॉर्टल डोमेन अभी खुला भी नहीं था, तो फिर ये क्यों रुक गया? फिर उसे समझ आया और वो गुस्से से गरज उठा। कमबख्त, तू हमें ऐसे छोड़कर जाने की हिम्मत करता है? बस देख लेना, तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू रोता हुआ वापस आएगा और हमारी मदद की भीख मांगेगा। धत्त तेरे। वो इस बार सच में चला गया। नॉर्थ सी में हेवन सीलिंग सीईओ ने पानी से सिर बाहर निकाला, दुनिया को शांत होते हुए महसूस किया और ऊब कर सिर हिलाया। लड़के, अपना ख्याल रखना, कौन जाने तू कब लौटेगा। और वो बड़ा सा सिर वापस पानी में डूब गया। जुओ फैन के साथ 100 साल गुजारने के बाद उसे वो पुराने जमाने याद आ गए जब वो इंसानों से मिलता था, वो गर्माहट और खुशी भरे पल। अब वो फिर से अकेला रह गया। मॉर्टल डोमेन के लोग, सबके मन में जुओ फैन के जाने को लेकर अलग अलग बातें चल रही थीं। लेकिन सीक्रेट डोमेन में एक जली हुई जगह में अचानक रोशनी का एक स्तंभ उभरा और लोग उसमें से बाहर निकले। गाढ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी उनके चेहरों से टकराई, पूरे जिस्म में भर गई और बिना कल्टीवेशन पर ध्यान दिए उनका युएन की जंगली घोड़े की तरह दौड़ने लगा। सब दंग रह गए। क्या यही वो दुनिया है जिसे पेट्रियार्क देखना चाहता था? कमाल है, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी की गहराई तो डराने वाली है, सेक्रेट स्टोन माइन जैसी, बल्कि 10 गुना ज्यादा। सेक्रेट स्टोन माइंस बंद होने की वजह से जो थोड़ी बहुत मिलती थी वो भी सबके लिए कम पड़ जाती थी। लेकिन यहाँ ये तो कल्टीवेटर का स्वर्ग था। सब खुशी से भर गए। बाइली यूयू खिलखिलाई। जुओ फैन, क्या ये डेविल माउन? अरे, उसकी खुशी अधूरी रह गई क्योंकि उसने जुओ फैन की तरफ देखा। यंग मिस, हम पहुंच गए, अब छोड़ भी दो। जुओ फैन ने थककर कहा। वो जली हुई जमीन पर लेटा हुआ था और लुओ युनचांग उसे कसकर पकड़े हुए थी। लुओ युनचांग ने आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगी, वरना तुम फिर से भाग जाओगे। ये जगह मेरे लिए अजनबी है। मैं तुम्हें 5 धरती में नहीं ढूंढ पाई तो यहाँ तो और भी मुश्किल होगा। तो तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। अब उतरो मुझसे। एक नाजुक हाथ ने उसके कॉलर को पकड़कर उसे खींच लिया। बाइली यूयू ईर्ष्या से भरकर बोली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दिन दहाड़े किसी मर्द पर ऐसे गिरना। वो मेरा स्ट्यूवर्ड है, मैं चाहे जिसे पकड़ूं, तुमको क्या? अगर इतना ही बुरा लगता है तो क्या रात में ऐसा करूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बस करो। बाइली यूयू गुस्से से लाल हो रही थी, लेकिन जुओ फैन बीच में आ गया। उसने कपड़ों की धूल झाड़ी और सख्त चेहरे से बोला, हम पहुंच गए हैं और मैं साफ साफ कह देता हूं, यहां बेवजह मत घूमना, मुसीबत मत बुलाना। हम उसे झेल नहीं पाएंगे, समझे? सबके चेहरे भी उसके जैसे गंभीर हो गए। जुओ फैन ने आगे कहा, सबसे पहले ये जगह सीक्रेट डोमेन कहलाती है। मॉर्टल डोमेन के मुकाबले यहाँ सब कुछ कई स्टेज ऊंचा है, हर कदम पर खजाने हैं और जगह जगह एक्सपर्ट्स भरे हैं। तुम लोग यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी की घनता महसूस कर ही चुके होगे, जिससे कल्टीवेशन बहुत आसान हो जाता है। मॉर्टल डोमेन में अगर कोई 12 साल की उम्र में बोन टेम्परिंग स्टेज पर पहुंच जाए तो वाहवाही होती है और प्रोफाउंड हेवन स्टेज पर पहुंचना तो कमाल माना जाता है। लेकिन यहाँ रेडियंट स्टेज के बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं और थोड़े बेहतर इथेरियल स्टेज में होते हैं, असली राक्षस जेनेसिस स्टेज के होते हैं। खासकर तुम तीनों बच्चों ध्यान से सुनो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ काम जमाने के लिए भेजा है, लेकिन ये कोई स्वर्ग नहीं, ये नरक है। जैसे तुम अभी हो वैसे किसी भी 16 साल का लड़का तुम्हें हरा देगा, तो सावधान रहना। वो दिन गए जब सिर्फ रुतबे और ताकत के दम पर राज करते थे। सबने हैरानी में सांस खींची। हाँ, यही कहना चाहता हूँ। मॉर्टल डोमेन में हम सबसे ऊपर थे, लेकिन यहाँ हम सबसे नीचे हैं, आम लोगों जैसे। जुओ फैन ने ठंडे लहजे में कहा, तो सीक्रेट डोमेन में अगर तुम्हें थोड़ी भी ताकत चाहिए तो कम से कम स्पिरिट किंग होना जरूरी है। मॉर्टल स्टेजेस के लोग यहाँ चींटी के बराबर हैं, इसलिए हमें कोई दिखावा नहीं करना है और चुपचाप रहना है। सबके दिल पर डर बैठ गया। वो जो मॉर्टल डोमेन में सबसे ऊपर थे अब सबसे नीचे पहुंच गए थे। जुओ फैन मुस्कुराया, लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। तुम नीचे इसलिए हो क्योंकि मॉर्टल डोमेन की हालत बहुत खराब थी। सिर्फ काबिलियत से देखो तो तुम सीक्रेट डोमेन के भी राक्षस हो।
खासकर स्वॉर्ड किंग्स। स्पिरिट किंग स्टेज तक पहुंचना तुम्हारे लिए आसान है, बस वक्त की बात है। हमें बस कुछ समय सहना है, फिर सीक्रेट डोमेन में अपनी पहचान बना लेंगे। सच में? सबकी आंखों में चमक आ गई। वो सब रुतबे वाले लोग थे। भले ही नीचे गिर गए हों, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो फिर से ऊपर जा सकते हैं। बैली यूयू ने पूछा, डेविल माउंटेन का क्या वो भी सीक्रेट डोमेन जैसा ही है? इस सवाल पर सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। हाँ, वो हमेशा कहता है कि डेविल माउंटेन से आया है, तो फिर हम सीक्रेट डोमेन में क्यों हैं? जुओ फैन की आंखें चमकी और उसने हल्की खतरनाक मुस्कान दी। बिल्कुल नहीं, डेविल माउंटेन तो सीक्रेट डोमेन का एक हिस्सा है, लेकिन जल्दी ये मत सोचो कि डेविल माउंटेन दोस्ताना है। अब से डेविल माउंटेन ही हमारा सबसे बड़ा ओपोनेंट है। सब सिहर गए। ये उसका सेक्ट नहीं? फिर क्यों? गरज की आवाज के साथ आसमान में बिजली कड़की और काले बादलों में चमकदार बिजली की लपटें दौड़ने लगीं। सब डरकर पीछे हटे, लेकिन तभी उनके अंदर की ताकत उबलने लगी, जैसे ब्रेक थ्रू हो रहा है। सब चिल्ला उठे। जुओ फैन बोला, हाँ, मॉर्टल डोमेन सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी में ही खाली नहीं था, बल्कि दबाव में भी था। सीक्रेट डोमेन में आना जैसे सारी रुकावटें पार करना है, इसलिए हमारी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ेगी। खासकर स्वॉर्ड किंग जो इतने समय से पीक पर रुके थे, अब तेजी से आगे बढ़ेंगे, एक पल भी गवाए बिना। कम वक्त। लेकिन ये बुरा क्यों है? बढ़ना तो अच्छा होता है ना? तुम लोग क्या जानते हो? जुओ फैन ने गुस्से से आसमान में उमड़ते बादलों को देखा। बाकी स्टेज का बढ़ना तो ठीक है, लेकिन स्पिरिट किंग स्टेज पर पहुंचने का मतलब है कि तुम मॉर्टल शरीर छोड़कर नए सिरे से बनते हो। इसका मतलब है कि तुम पर लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन गिरेगी, तुम्हारी मेरिडियंस को फिर से बनाने और युआन क्यूआई को शुद्ध करने के लिए। एक का ब्रेक थ्रू ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ बहुत से लोग पीक जेनेसिस स्टेज पर हैं। जब सब मिलकर बिजली बुलाएंगे तो ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। असली खतरा ये नहीं कि तुम बिजली झेल पाओगे या नहीं, बल्कि यूनाई और बाकी लोग इसका शिकार बनेंगे। सब लोग उसकी बात सुनकर बेचैन हो उठे तो मुरोंग लाई बोला, सभी जेनेसिस स्टेज के कल्टीवेटर मेरे साथ चलो। हम इस लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन को अपनी तरफ खींच लेंगे। बहुत देर हो चुकी है। ऊपर गरजते बादलों की तरफ देखते ही पास ही बिजली गिरी और 50 मील चौड़ा काला गड्ढा बना गई। जुओ फैन ने आंखें सिकोड़ते हुए अपने शरीर को झटका और उसके अंदर से काली एनर्जी बाहर निकली, जिसने लुओ युनहाई और बाकी उन हजारों लोगों को ढक लिया जो जेनेसिस स्टेज से नीचे थे। मैं अपने डोमेन से इनकी रक्षा करूंगा। तुम लोग दूरी बना लो और अपना ट्रिब्यूलेशन झेलो। मुरोंग लाई और बाकी लोग तुरंत उड़ चले, लेकिन तभी ऊपर से एक और जोर का धमाका हुआ और बिजली ने उनके रास्ते को काट दिया। लेकिन पीछे मौजूद मासूम जिंदगियों को याद कर उन्होंने खुद को उड़ते रहने के लिए मजबूर किया। बिजली चारों तरफ से सांप की तरह लहराती हुई उन पर गिरी। जुओ फैन मोर्चा संभाले रहा। उस पर गिरती बिजली को नजरअंदाज करते हुए वो अपनी एनर्जी से बाकी सबको सुरक्षित रख रहा था। साथ ही उसके चारों तरफ फैली काली एनर्जी बिजली की शक्ति को सोखकर उसकी कल्टीवेशन बढ़ा रही थी। उसकी मेरिडियंस और युआन क्यू हर वार से रिफाइन हो रही थी। वो अभी जेनेसिस स्टेज की 7th लेयर में था, लेकिन यहाँ आकर और इतनी घनी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करने के बाद उसकी कल्टीवेशन लगातार बढ़ रही थी। लुओ क्लैन और बाकी की रक्षा करते हुए वो आसमान की ताकत को भी सोख रहा था, खुद को कई गुना मजबूत कर रहा था। एक दबे धमाके के साथ वो 8th लेयर तक पहुंच गया। जुओ फैन मुस्कुराया। बूम! एक और बिजली उसके सिर पर गिरी और वो पूरा कांप उठा। उसकी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट पूरी ताकत से चल रही थी ताकि बिजली की शक्ति को खत्म कर सके, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उसके अंदर घुस गई, जो उसकी नसों में इधर उधर दौड़ती रही और उसके शरीर को झटके देने लगी। उसके मुंह से खून निकल आया। उसने उसे दबाकर सहने का फैसला किया। वो चाहे तो और ध्यान बिजली सोखने में लगा सकता था, लेकिन फिर इन छोटे लोगों की रक्षा कौन करता? उसने चुपचाप सहना चुना। मौत जैसी बिजली बार बार गिरी, कभी बाल्टी जितनी मोटी, कभी थाली जितनी पतली, लेकिन हर बार पहाड़ जैसी ताकत से, कुल 81 बार। जुओ फैन ने सब सह लिया। उसका शरीर अब धुएं से लिपटा था, लेकिन वो ठीक था। उसकी मेरिडियंस और मजबूत हो चुकी थीं और कल्टीवेशन 9th लेयर तक पहुंच गई थी। हा, लगता है स्पिरिट किंग के भी करीब हूं। काले बादलों को छटते देख जुओ फैन ने लंबी सांस ली। छोड़ो, अभी 81 बिजली के वार ने मेरे पूरे शरीर को जला डाला है। अगर अभी स्पिरिट किंग तक जाने के लिए एक और राउंड लिया तो मेरी मौत तय है। अगली बार। शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन ताकत उसकी नसों में जोश से दौड़ रही थी। सिर्फ जुओ फैन जैसा राक्षस जो स्पिरिट किंग से लड़ सकता था, ऐसा सह सकता था। बाकी जेनेसिस के कल्टीवेटर तो तीसरे वार तक ही दम तोड़ देते। जैसे ही जुओ फैन ने बाकी को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर से गरज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा। मौत जैसी बिजली की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी भौं फड़की, चेहरा झटके से बदल गया। कहीं ये अब भी जारी तो नहीं? बूम! उसके सवाल का जवाब धमाके से मिला और पहले से भी मोटी बिजली उस पर गिरी। उस भयानक ताकत से वो कांप उठा और मुंह से खून उगल दिया। ये क्या है? ये कोई लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन नहीं है। किसी बिजली में इतनी ताकत नहीं होती। आसमान की तरफ देखते हुए वो हैरान रह गया।
बादल सिर्फ काले नहीं थे, उनमें लाल धारियां भी चमक रही थीं। सोल सकिंग ब्लड लाइटनिंग, ये तो स्कारलेट लाइटनिंग वैली है। जल चुकी जमीन को देखते ही जुओ फैन को पता चल गया कि सेक्रेट डोमेन में वो कहाँ है। यहाँ लगातार बिजली गिरती रहती थी और बाहर के मुकाबले बिल्कुल अलग स्तर की। हर बिजली तबाही लेकर आती, जितनी ताकतवर होती उतनी ही रेड हो जाती, और अगर लाल बिजली गिरे तो सेंट को भी सावधान होना पड़ता। वहीं सफ़ेद बिजली स्पिरिट किंग को भी दबाव में ला सकती थी। यही वजह थी कि यह जगह वीरान पड़ी थी, कोई यहाँ मरने नहीं आता था। क्या गजब की किस्मत है हमारी, सेक्रेट डोमेन में आते ही यहाँ आ पहुंचे। जुओ फैन ने दांत भींचे। ये जगह लाइटनिंग कैन्यन जितनी तो नहीं, लेकिन कम भी नहीं। सही याद आया, थंडर पवेलियन। वो चौंक पड़ा। मॉर्टल डोमेन में जो 8 वर्ल्ड विंड टनल्स हैं, वे सेक्रेट डोमेन की 8 चरम जगहों से जुड़े हैं। थंडर पवेलियन का संबंध इसी स्कारलेट लाइटनिंग वैली से है। चूंकि हम थंडर पवेलियन के स्थान से आए तो इस अभिशप्त जगह में पहुंच गए। वहां के चारों तरफ लगातार गिरती बिजली का कारण भी यही है। जुओ फैन ने सिर पकड़ लिया। ये तो पक्का किस्मत का खेल है। रिकॉइलिंग अरे को चारों तरफ से स्पिरिचुअल एनर्जी खींचनी थी और संतुलन जरूरी था। सबसे अच्छा स्थान 5 लैंड्स के बीच का दिल था, जो थंडर पवेलियन था। इसलिए मॉर्टल डोमेन से सेक्रेट डोमेन आना मतलब हमेशा यहां आना। स्कारलेट लाइटनिंग वैली से बचना नामुमकिन था। अब बस हमें यहां से बिजली की बारिश के बीच निकलना है, इससे पहले कि कोई लाल बिजली हमारे ऊपर गिरे। जुओ फैन की आंखें चमकी और उसके हाथ में एक डिमोनिक स्वॉर्ड आ गया, जो स्कारलेट रोशनी बिखेर रहा था। सोरिंग सोर्ड आर्ट, सोरिंग हेवन। जुओ फैन ने तलवार चलाई और एक स्कारलेट स्वॉर्ड वेव गरजते बादलों की तरफ निकल गई। गरज। उसी वक्त सफेद बिजली लपकी और लहर से टकरा गई। स्कारलेट और रेड आपस में भिड़े और खत्म हो गए, लेकिन जुओ फैन का आर्ट बाकी रहा। उसकी ताकत बादलों को चीरते हुए उनमें एक छेद कर गई। जुओ फैन मुस्कुराया। यह काम करता है, बस मुझे बादलों को तोड़ते रहना होगा ताकि स्कारलेट बिजली बन ही न सके। लेकिन तभी उसने देखा कि बादल फिर से बिजली की चमक के साथ भर गए और ऐसे बंद हो गए जैसे छेद कभी हुआ ही नहीं। उसका चेहरा खिंच गया, तलवार लहराकर बादलों पर वार करने लगा। बस इसकी भरपाई से तेज होना पड़ेगा। लगातार धमाके होने लगे। तलवार की लहरें बिजली से टकरा रही थीं, फिर भी कई बार उसका आर्ट बादलों तक पहुंचकर छेद कर देता। लेकिन फिर बिजली की ताकत बढ़ गई और जुओ फैन का सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट उसका दबदबा खो बैठा। अब वो बिजली को रोक भी नहीं पा रहा था। अगली बिजली सीधे उस पर गिरी और उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। ऊपर के छेद भर गए और उनमें स्कारलेट की झलक चमकी। जुओ फैन के चेहरे पर डर उतर आया। एक बार लाल हो गई तो मेरा कोई चांस नहीं। उसके हाथ पसीने से भीग गए। एक घंटी सी आवाज उसके कानों में पड़ी और जुओ फैन चौकन्ना हो गया। उसकी थंडर रिंग बैंगनी चमकी और उसके दूसरे हाथ में सनरिंग स्वॉर्ड आ गई। ओह सनरिंग स्वॉर्ड, तुम क्या करने वाली हो? जुओ फैन ने पूछा। बैंगनी तलवार ने एक ताकतवर बिजली की लहर छोड़ी, फिर जुओ फैन को आसमान की तरफ खींच ले गई। जुओ फैन ने पलकें झपकाईं, लेकिन फिर भी तलवार की आत्मा के साथ इस चुनौती का सामना करने का फैसला किया। बूम! बिजली गरजी और एक विशाल वार जुओ फैन की तरफ आया। उसमें लाल की भी झलक थी। धत्त तेरी! बिजली बदल गई। जुओ फैन घबराया और डिमोनिक सोर्ड से रोकने की सोची, लेकिन सनरिंग सोर्ड ने पहले ही उसे किनारे कर दिया और एक ताकतवर बैंगनी लहर छोड़ी। इसने जुओ फैन का हाथ थामकर जोर से वार किया। बूम! गर्जन के साथ बैंगनी बिजली की लहर ने आते वार को टुकड़ों में बांटकर हवा में बिखेर दिया। फिर बैंगनी तलवार गरजते बादलों में घुस गई और उनमें एक बहुत बड़ा छेद कर दिया, जिससे चार्ज बिजली के बादल बेहद कमजोर हो गए। अब तक जो बिजली लाल चमक रही थी वो सफेद में बदल गई। यह है डिस्ट्रक्शन की ताकत, सनरिंग स्वॉर्ड आर्ट की। जुओ फैन की आंखें कांप गईं। समझ गया। सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट चाहे आसमान तोड़ने जितना मजबूत क्यों ना हो, बादल बिना आकार के होते हैं, वे बस हटते हैं, मिटते नहीं, इसलिए जल्दी वापस भर जाते हैं। लेकिन सनरिंग स्वॉर्ड आर्ट में डिस्ट्रक्शन की ताकत है, जिससे थंडर क्लाउड्स बुरी तरह कमजोर हो जाते हैं। सनरिंग स्वॉर्ड धीरे से गुनगुनाई, जैसे उसकी बात का जवाब दे रही हो। जुओ फैन हल्की हंसी में बोला, तो फिर सनरिंग स्वॉर्ड, मेरे साथ उठ और उस बिजली को चीर दे। आसमान में एक छेद बना दे ताकि मैं अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम से उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूं। हा हा हा। तभी सनरिंग स्वॉर्ड ने उसके पागलपन पर रोक लगा दी। चौड़ी धार से उसके सिर पर मार दी, जिससे उसकी नाक सूज गई। ये क्या था? नाक सहलाते हुए जुओ फैन चिढ़कर बोला, अब मैं तुझे चला रहा हूं, तू मेरी तलवार है, मैं तेरा मास्टर हूं और तू मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रही है। देखना, मैं तेरे स्वॉर्ड स्पिरिट को चकनाचूर कर दूंगा। सनरिंग स्वॉर्ड एक पल के लिए रुकी, फिर इस बार उसने वार किया डिमोनिक स्वॉर्ड पर। लड़ना है तो मुझे छेड़ मत। डिमोनिक स्वॉर्ड भी चुप बैठने वाली नहीं थी। वो हवा में तैरकर सनरिंग स्वॉर्ड के सामने आ गई और उसे चिढ़ाने लगी। सनरिंग स्वॉर्ड वहीं स्थिर खड़ी रही। जुओ फैन ने पूछा, तू कह रही है कि मैं अपनी सारी स्किल छोड़ दूं और सिर्फ तुझसे इन थंडर क्लाउड्स का सामना करूं? सनरिंग स्वॉर्ड फिर हिली। अरे मुझे यूं इग्नोर मत कर।
मैं कोई मामूली नहीं हूँ, 4 तलवारों से बनी हूँ और तू एक नया आया है, मेरी जगह लेने चला है। मास्टर सिर्फ तुझे ही इस्तेमाल करे, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे रिप्लेस करना चाहता है क्या? हाँ, सपने देख लो, जंग खाया टुकड़ा, कुछ ही दिनों में तू मेरा हिस्सा बन जाएगी, ही। डिमोनिक स्वॉर्ड अब सनरिंग स्वॉर्ड का घमंड और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपनी धार चमकाई और लड़ने को तैयार हो गई। जुओ फैन ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुझे मौका देता हूँ। डिमोनिक स्वॉर्ड, लौट जा। डिमोनिक स्वॉर्ड ठिठक गई, अपने मास्टर के फैसले से थोड़ी उदास भी हुई। मास्टर, तुझे नया फ्लेम मिल गया और तू अपने पुराने साथी को भूल गया। मैं 4 तलवारों से बनी हूँ। डिमोनिक स्वॉर्ड ने अब बहस नहीं की। जुओ फैन का इरादा देखकर वो काले प्रकाश में बदल गई और उसके शरीर में समा गई। जुओ फैन ने सनरिंग स्वॉर्ड थामी और वो उसे आसमान की ओर खींच ले गई ताकि वो आसमान से लड़ सके। बिजली लगातार गिर रही थी, लेकिन जुओ फैन बस सनरिंग स्वॉर्ड घुमा रहा था। हर वार के साथ बिजली के हमले मिट जाते और पर्पल थंडर की चमक हर जगह फैल जाती। बिजली की इस तबाही से थंडर क्लाउड्स कमजोर पड़ने लगे। जब जुओ फैन ने सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया था, तब वो सिर्फ बिजली की ताकत को बिखेर पाता था, जिससे बादलों की बढ़त बस टलती थी, रुकती नहीं थी। अब उसके पास उन्हें पूरी तरह खत्म करने का तरीका था। जुओ फैन सनरिंग स्वॉर्ड के साथ थंडर क्लाउड्स में घुस गया। अब हर ओर से बिजली आ रही थी। अगर मैंने थंडर फ्लेम वॉइड एनाहिलेशन अभी चला दी तो ये बादल। तभी सिर पर जोरदार चोट लगी और वो कल्पनाओं से बाहर आ गया। जुओ फैन ने सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया। ठीक है, समझ गया। कोई और स्किल नहीं, सिर्फ तुझे ही इस्तेमाल करूंगा। खुश? अब बता, एक अकेली तलवार कैसे 1000 मील के बादलों को मिटा सकती है? समय किसी का इंतजार नहीं करता और एक बार लाल रंग आना शुरू हो गया तो सनरिंग स्वॉर्ड चुप रही। फिर उसने खुद हरकत की। जुओ फैन का हाथ पकड़कर तलवार गहरी पर्पल ग्लो में चमकने लगी। जुओ फैन का पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि तलवार थामते ही उसके मन में एक छवि उभरी। सनरिंग, एक दिन मैं तुझे सबसे ऊंचाई पर ले जाऊंगा, सबकी नजरों का केंद्र बना दूंगा। हा। बाइली यूटियन बिजली के बादलों के बीच हंस रहा था और गर्व से हमलों को काट रहा था। सिर्फ मैं ही इस डिवाइन स्वॉर्ड के लायक हूं, कोई आम इंसान नहीं। लेकिन बाइली यूटियन रुका, उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। हमेशा कोई न कोई तुमसे बेहतर होता है। अगर एक दिन कोई तुमसे छीन ले तो इसका मतलब मैं तुम्हारे लायक नहीं और तुम्हें मुझसे भी मजबूत मास्टर मिलना चाहिए। वो मेरी तरह तुम्हें सबसे ऊंचाई तक ले जाएगा और तुम्हारे सनरिंग नाम को शर्मिंदा नहीं करेगा। उस दिन मैं मर चुका हूंगा, लेकिन तुम मेरी सारी जानकारी और स्वॉर्ड की समझ उसे सौंप देना। अगर मैं तुझे ऊंचाई तक नहीं ले जा पाया तो मेरा रास्ता ले जाएगा। सनरिंग स्वॉर्ड ने हल्की कंपन से उसे सांत्वना दी। हा, मैं बस मानकर चल रहा हूं। कौन है जो मुझे हरा सके? चिंता मत करो। हा। बाइली यूटियन पूरी लड़ाई की आग में डिवाइन स्वॉर्ड घुमा रहा था। जुओ फैन ने सनरिंग स्वॉर्ड को आखिर समझ लिया। यह बाइली यूटियन की विरासत थी। सनरिंग स्वॉर्ड आर्ट की समझ में बाइली यूटियन से बेहतर कोई नहीं था, यहां तक कि स्वॉर्ड सॉवरेन भी नहीं। 5 डिवाइन स्वॉर्ड्स को सीक्रेट बीस्ट्स की ताकत से मिलाकर उसने जरूर बनाया था, लेकिन उस बदलाव को समझा नहीं था। बाइली यूटियन अपनी पूरी जिंदगी सनरिंग स्वॉर्ड आर्ट में डुबा रहा था, उसने इसकी असल जड़ पकड़ ली थी। वरना सनरिंग स्वॉर्ड की विरासत में बाइली यूटियन की छवि क्यों होती और किसी की नहीं, जबकि सदियों में न जाने कितने लोग इसे चला चुके थे। लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति ने सच में इसे समझा था। जुओ फैन की नजरें तेज हो गईं और उसने बाइली यूटियन के तरीके से वार करने शुरू कर दिए। हवा उठी, पर्पल लाइटनिंग चमक उठी। जैसे ही तलवार गिरी, थंडर क्लाउड्स चमके और फिर मिट गए। सिर्फ तलवार के इरादे से ही बिजली हर दिशा में फट पड़ी और दुनिया कांप उठी। जुओ फैन खुद को भूल गया। बाइली यूटियन की हर हरकत की हूबहू नकल करते हुए उसने बेरहम और विनाशकारी वार किए। जब पूरी स्ट्राइक खत्म हुई तो आसमान पूरी तरह साफ था और सदियों बाद सूरज ने जली हुई धरती पर अपनी रोशनी डाली। जुओ फैन की आंख से एक आंसू निकल पड़ा। यह उसके लिए नहीं था, बल्कि सनरिंग स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ मन के जुड़ाव से आया था। तलवार का स्पिरिट बोल नहीं सकता था, लेकिन अपनी गहरी भावनाएं जुओ फैन तक पहुंचा सकता था। सनरिंग स्वॉर्ड से पर्पल चमक उठी और दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी में घुल गई। जुओ फैन ने देखा कि तलवार का स्पिरिट अपनी एनर्जी धरती में लौटा रहा था, क्योंकि उसने सनरिंग स्वॉर्ड आर्ट दे दी थी। एक सच्चे दोस्त के लिए सच्ची कुर्बानी। इनविंसिबल स्वॉर्ड की मौत के बाद वो भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन अपनी विरासत सौंपने की चाह ने उसे रोके रखा। अब वो निश्चिंत होकर जा सकता था। सनरिंग स्वॉर्ड अब सिर्फ एक खाली खोल रह गई। जुओ फैन, शिखर तक पहुंचना। आखिरी पर्पल एनर्जी के मिटते ही जुओ फैन ने अपने मन में इनविंसिबल स्वॉर्ड को चिल्लाते देखा। ये अपने पुराने मास्टर की नहीं, बल्कि स्वॉर्ड स्पिरिट की दुआ थी। जुओ फैन मुस्कुराया और सिर हिलाया। जैसा मास्टर वैसा स्वॉर्ड, जैसा स्वॉर्ड वैसा मास्टर। सनरिंग स्वॉर्ड स्पिरिट उतना ही बेपरवाह और वीर था जितना इनविंसिबल स्वॉर्ड। पर्पल डिवाइन स्वॉर्ड की धार पर उंगलियां फेरते हुए जुओ फैन ने मुस्कुराकर उसे अपनी रिंग में रख लिया। उसकी आंखें दृढ़ हो गईं। मैं शिखर तक जाऊंगा तेरे स्वॉर्ड आर्ट के साथ।
तभी मुरोंग लाई और बाकी लोग उसके पास आ पहुंचे। सर जुओ, आप ठीक तो हैं? हाँ, तुम लोग कैसे हो? जुओ फैन ने हाथ हिलाया और डोमेन मिटा दिया। चारों ओर शक्तिशाली ऑरस फैल गईं। लुओ युनहाई का दल अपनी कैद से निकल चुका था और जेनेसिस स्टेज में पहुंच गया था, जबकि तीनों बच्चे एथीरियल स्टेज में थे। जुओ फैन ने सिर हिलाकर स्वॉर्ड किंग्स की ओर देखा। मुरोंग लाई का दल जो इतने समय से रुका हुआ था, अब पीक स्पिरिट किंग स्टेज पर था। यहां तक कि ली जिंगतियन और एल्डर्स भी मिड स्पिरिट किंग स्टेज में पहुंच गए थे। सब अपने अंदर की बाउंडलेस युआन की महसूस कर खुशी से भर उठे। स्टुअर्ट जुओ, आपका कल्टीवेशन फिर गिरकर बोन टेम्परिंग स्टेज की 5वीं लेयर पर आ गया है। ली जिंगतियन चौंका। जुओ फैन ने अपना कल्टीवेशन जांचा और हैरान रह गया। मिड स्पिरिट किंग लाइटनिंग ट्रिबुलेशन का सामना करने वाला पीक जेनेसिस स्टेज का जुओ फैन सनरिंग सोर्ड की विरासत से उसका दिल भी मजबूत हुआ और ट्रू सेल्फ आर्ट ने उसके कल्टीवेशन को बोन टेम्परिंग स्टेज तक गिरा दिया, जबकि उसका असली कल्टीवेशन मिड स्पिरिट किंग स्टेज था। स्पिरिट किंग बनने पर लाइटनिंग ट्रिबुलेशन आती है, लेकिन जुओ फैन तो सनरिंग सोर्ड को बिना रोक टोक घुमा रहा था, इसीलिए उसने अनजाने में अपनी ट्रिबुलेशन को काट डाला, इससे पहले कि वो उसे महसूस कर पाता। ये सोचकर वो थोड़ा उदास हो गया। मैंने अपने शरीर को मजबूत करने का मौका खो दिया। लेकिन बाकी लोगों की ट्रिब्यूलेशन का अनुभव करके उसका पछतावा मिट गया। जब पहली बार में ही स्पिरिट किंग का शरीर मिल गया तो दोबारा कष्ट झेलने का क्या फायदा। हा। सब सुरक्षित थे और जुओ फैन को सनरिंग सोर्ड की समझ मिल गई थी, जिसे सच कहें तो सौदे से भी बढ़कर था। उसकी आंखों में चमक आ गई। हमारी स्पिरिट किंग्स की कल्टीवेशन लेवल के साथ अब हम एक टीम बना सकते हैं। सोर्ड किंग्स डिवाइन सोर्ड की समझ के साथ अब सिर्फ स्पिरिट किंग्स नहीं रहेंगे। मैं तो कहता हूं अब हम सीक्रेट डोमेन में अपनी जगह बनाने निकल सकते हैं। आओ टॉप स्पिरिटोर्स, ब्लैक क्रिस्टल्स और बाकी बढ़िया सामान। 12th ग्रेड पिल्स। छोटे से कस्बे के बाजार में फेरी वाले अपने अपने माल की ऊंची आवाज में पुकार लगा रहे थे, चमचमाती चीजें सजाकर, जिससे जो भी वहां आता उसकी नजर ठहर जाती और माहौल में गजब की चहल पहल थी। कस्बे के सामने एक ऊंचा पहरे का टावर खड़ा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था जॉय टाउन। एक लड़की अपने 12 डरावने से जेनेसिस स्टेज के गार्ड्स को साथ लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके बिल्कुल बगल में एक दुबला पतला यंग मैन भी था। यह छोटा लेकिन रौनक भरा कस्बा अचानक एकदम शांत हो गया। लोग ठिठक कर उन अनजाने चेहरों को देखने लगे। हर आंख में कुछ छुपा इरादा चमक रहा था। बस कुछ ही पल बीते और फिर सब ऐसे बातें और काम करने लगे जैसे ये अजीब सा ठहराव कभी हुआ ही न हो। लुओ युनचांग को ये बात अजीब लगी। उसने जुओ फैन की तरफ देखा, लेकिन उसने मुस्कुराकर इशारा किया कि सब अंदर चलें। बाजार पहले जितना ही व्यस्त था, लेकिन अब उसमें एक अजीब सा माहौल घुल गया था। आसपास खड़े लोगों की नजरें कभी न कभी नए आए लोगों पर टिक ही जाती। लुओ युनचांग को घबराहट होने लगी। उसका चेहरा गंभीर था और उसने जुओ फैन का हाथ कसकर पकड़ लिया। जुओ फैन, ये कस्बा तो बहुत अजीब लग रहा है। हम यहाँ आते ही क्यों अगर सब ठीक होता। हा। जुओ फैन हल्की हंसी हंसा। उसकी आंखें चारों तरफ के हर चेहरे को वैसे ही शिकारी नजरों से देख रही थीं जैसे ये कस्बे के लोग देख रहे थे। जुओ फैन लुओ युनचांग और बाकी सबको लेकर एक सराय में गया और झुककर बोला, यंग मिस, अब काफी देर हो चुकी है, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? लुओ युनचांग ने उसकी बात मानते हुए सिर हिला दिया और उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो मुसाफिर? बस ठहरोगे या रात बिताओगे भी? अंदर आते ही सज धज कर खड़ी एक अधेड़ औरत मुस्कुराकर पूछने लगी। उसकी नजरें बाज की तरह उन्हें टटोल रही थीं। जुओ फैन ने कहा, 5 अच्छे से अच्छे कमरे तैयार कर दो। यंग मिस 1 लेंगी और बाकी हम 13 लोग ले लेंगे। ओह, 5 कमरे? औरत ने थोड़ा परेशान होकर कहा। माफ करना, मेरे इस छोटे से ठिकाने में इतने खाली कमरे नहीं हैं। तो कितने हैं? 1 तो काफी नहीं है। जुओ फैन ने सिर हिलाया। यंग मिस को अकेले कमरे में रखकर बिना निगरानी के छोड़ना ठीक नहीं होगा। यंग मिस, चलो कोई और सराय ढूंढते हैं। लुओ युनचांग ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया, जैसा स्टुअर्ट जुओ कहें। ये जॉय टाउन की इकलौती सराय है। बाहर ढूंढोगे तो आसमान के नीचे सोना पड़ेगा। ये आवाज आई। सब चौंक कर देखने लगे तो देखा एक अधेड़ आदमी अच्छे कपड़ों में और चमचमाते गहनों से सजा खड़ा था। मालकिन का चेहरा खिल उठा और उसने झुककर कहा, स्टुअर्ट फैंग। मालकिन, ये मामला अब आपका नहीं है। मैं हमारे नए मेहमानों का ख्याल रखूंगा। स्टुअर्ट फैंग ने मुस्कुराते हुए मालकिन को विदा किया, फिर हाथ जोड़कर बोला, मैं फैंग डिंग लियाओ क्लैन का स्टुअर्ट हूं, आपको कैसे संबोधित करूं? जुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़े। मैं जुओ फैन, लुओ क्लैन का स्टुअर्ट। ये हैं हमारी यंग मिस लुओ युनचांग और उनके गार्ड्स। सौदे के सिलसिले में इधर से गुजरे और अंधेरा होते देखा तो सोचा थोड़ा आराम कर लें। ओह, तो आप भी स्टुअर्ट हैं? फैंगडिंग की आंखों में शक चमका। ब्रदर जुओ, बुरा ना मानो, लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन तो थोड़ा। जुओ फैन ने उसका मतलब समझ लिया और चेहरे पर उदासी लाते हुए लंबी सांस ली। बात बढ़ाना नहीं चाहा। लुओ युनचांग ने बीच में कहा, सच कहूं तो स्टुअर्ट जुओ के जन्म से ही मेरिडियंस अधूरे हैं। वो बाकी कल्टीवेटर्स जैसे नहीं हैं।
लेकिन उनकी अक्ल लाजवाब है। मेरे पिताजी ने खास तौर पर इन्हीं ही कारोबार का जिम्मा दिया। स्टीवर्ट को लड़ाई में उतरना नहीं पड़ता तो ऊंचा कल्टीवेशन का क्या फ़ायदा है ना, हा हा हा। लुओ युनचांग ने जुओ फैन का हाथ पकड़कर प्यार से थपथपाया। अरे वाह, ये तो साफ है कि ये सुंदर लड़का बस इसी पर जी रहा है। फैंग डिंग ने तुरंत मन ही मन सोच लिया। हड्डी मजबूत करने की स्टेज में 20-22 साल का लड़का तो बच्चों से भी कमज़ोर है। इसे तो सीधा अपाहिज समझो। चाहे दिमाग कितना भी तेज हो, स्टीवर्ट बनने की योग्यता नहीं होती। स्टीवर्ट भले लड़ाई न करे, लेकिन वो तो क्लान का चेहरा होता है। ये तो साफ है कि इसने खुशामद करके जगह बनाई है। ये लड़का कूड़ा है। फैंग डिंग इतना चालाक था कि उसने ये बात जुबान पर नहीं लाई। ब्रदर झुओ, हर पेशे में मास्टर होता है। आज स्टीवर्ट हो तो कल नेता बनोगे। फैंग डिंग ने हंसते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। चूंकि तुम मुझे काफी करीब लगे और तुम्हारे पास ठहरने की जगह नहीं, क्यों न लियाओ मैनर में रात गुजारो। लुओ युनचांग के चेहरे पर खुशी और आभार झलक आया। उसने झुककर कहा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपके क्लैन हेड को तकलीफ नहीं देना चाहेंगे। यंग मिस लुओ, हमारे मास्टर बड़े मेहमाननवाज हैं। 100 मील तक हर कोई उनकी दरियादिली जानता है। वो जरूरतमंद की मदद करते हैं, चाहे अजनबी हो या अपना। फैंग डिंग मुस्कुराया, वरना इस जगह का नाम जॉय टाउन क्यों होता। आपने भी देखा होगा हमारे लोग कितने खुशमिजाज हैं। ये जगह मेरे मास्टर की निगरानी में है। आपको अपने घर बुलाकर वो बहुत खुश होंगे। सराय की मालकिन खिलखिलाकर बोली, मास्टर लियाओ बड़े इज्जतदार हैं। वो मेरे इतने मेहमान छीन चुके हैं कि अब तो जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, हा हा हा। फैंग डिंग बस मुस्कुराया। लुओ युनचांग और जुओ फैन ने एक दूसरे को देखा और आदर से कहा, तो स्टीवर्ट फैंग, आपका बहुत शुक्रिया, आपको तकलीफ दे रहे हैं। यंग मिस लुओ, आप तो बहुत शालीन हैं। फैंग डिंग ने भी सलामत किया। फैंग डिंग उन्हें सराय से बाहर ले आया। उसी वक्त मालकिन का चेहरा सख्त हो गया। होठों पर क्रूर मुस्कान उभर आई और आंखों में खून की प्यास चमकने लगी। कुछ ही मिनटों में फैंग डिंग जुओ फैन के दल को एक बड़े से मैनर तक ले आया। गार्ड्स को सलाम किया और अंदर चला गया। गार्ड्स के चेहरे खिल उठे और उन्होंने झुककर सलाम किया, मगर उनकी नजरों में छुपा तिरस्कार लुओ युनचांग से छुपा नहीं रहा। लुओ युनचांग के रोंगटे खड़े हो गए और उसने जुओ फैन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। यंग मिस लुओ, जरा रुकिए, मैं मास्टर को बुला लाता हूं। बड़े हॉल में फैंग डिंग झुककर बाहर निकल गया। जुओ फैन मुस्कुराकर चारों तरफ नजर डालने लगा। गहरी सांस लेकर लुओ युनचांग फुसफुसाई, जुओ फैन, यहां कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बिल्कुल है। भला कोई अपनी अक्ल से स्कारलेट लाइटनिंग वैली के किनारे पर कस्बा क्यों बसाएगा। मेरी जानकारी में यहां कभी बड़ा युद्ध हुआ था जो इसे उजाड़ बनाकर छोड़ गया। न लोग बचे न संसाधन, फिर कोई यहां क्यों रहेगा। जुओ फैन की आंखों में चमक आ गई और उसने मैनर को देखते हुए मुस्कुरा दिया। यहां बस वही लोग रह सकते हैं जिनका अतीत दागदार है और जिन्हें कोई अपनाना नहीं चाहता। ऐसे लोग बस दूसरों को नुकसान पहुंचाकर जी सकते हैं, ऐसे तरीकों से जिनकी चर्चा कोई खुले में ना करे। यहां तक कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स भी कदम रखने से डरते हैं, क्योंकि उनकी ये हंसती खिलखिलाती शक्लें भी अंदर से खुखार दरिंदे हो सकते हैं। लुओ युनचांग सिहर गई, तो हम यहां कर क्या रहे हैं। भाग चलो इससे पहले कि भागे। हम तो यहां उनकी ताकत परखने आए हैं ताकि सही तरीका चुनकर वार कर सकें। जुओ फैन ने हंसते हुए कहा, इस बेकानून कोने में और क्या बुरा हो सकता है। वो खुद को शिकारी समझता है, लेकिन वक्त बताएगा कि असली शिकार कौन है। लुओ युनचांग ने सिर हिलाया। जुओ फैन, क्या हम सच में किसी और का इलाका हथियाने वाले हैं। बिल्कुल। जुओ फैन ने सिर हिलाया। सीक्रेट डोमेन पहले ही बांट बांट कर रखी जा चुकी है और सरहदें एक रात में नहीं बदलती। हमारे जैसे बाहरी लोगों के लिए जो चुपचाप रहना चाहते हैं, बस यही तरीका है कि किसी और की जगह ले ली जाए। जॉय टाउन में कोई इज्जत की बात नहीं है, लेकिन इसकी पहचान है और वही हमें चाहिए। एक अंधेरे कमरे में एक पुरानी झूलती कुर्सी की चर चर आवाज गूंज रही थी, जिसे एक सफेद बालों वाला फीके चेहरे का बुजुर्ग धीरे धीरे झुला रहा था। फैंग डिंग ने झुककर कहा, क्लैन हेड, रास्ते में मैंने इनके बारे में पता कर लिया है। ये व्यापारी हैं। इनका सबसे ऊंचे स्तर का कल्टीवेटर इनका क्लैन हेड है, जो स्पिरिट किंग है और एक छोटे से शहर में थोड़ी बहुत पकड़ रखता है। इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। हम शुरू कर सकते हैं। सामान कैसा है, बुजुर्ग ने कांपती आवाज में पूछा। फैंग डिंग गंभीर होकर बोला, क्लैन हेड निश्चिंत रहें, सामान बढ़िया है। यंग मिस और उनके 12 गार्ड्स जेनेसिस स्टेज के हैं। बस वो सुंदर स्टीवर्ट लड़का बोन टेम्परिंग स्टेज का एक बेकार इंसान है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। चलो देखते हैं। बुजुर्ग ने खांसते हुए उठकर बाहर कदम बढ़ाए। फैंग डिंग पीछे पीछे चला। हल्की खांसी के साथ बुजुर्ग मुख्य हॉल में दाखिल हुआ। लुओ युनचांग का दल खड़ा होकर उसका स्वागत करने लगा। बुजुर्ग का काला नीला चेहरा किसी अजीब से प्राणी जैसा देखकर औरतें डर गईं और उनके मुंह से हल्की चीख निकल गई। जुओ फैन ने आंखें सिकोड़कर उसे गौर से देखा। क्या मेरा चेहरा इतना डरावना है यंग मिस। बुजुर्ग ने 2 बार खांसा और मुस्कुराकर मुख्य आसन पर बैठ गया। फैंग डिंग उसके पास खड़ा था। औरतों ने चेहरा सख्त बनाए झुककर कहा, क्लैन हेड ले आओ, हमारी असावधानी के लिए माफ करें।
कोई बात नहीं, मैं खुद सबसे अच्छा जानता हूं कि मेरा चेहरा कितना भयानक है। पहली बार देखकर हर कोई डरता है। हाँ हाँ हाँ। बुजुर्ग ने हाथ हिलाकर उनकी चिंता दूर की, फिर आंखों में चमक लिए उन्हें गौर से देखने लगा। लुओ युनचांग को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बाजार में बेचने के लिए परखना शुरू कर दिया हो। बुजुर्ग ने अपनी चुपती नजरें रोककर चौड़ी मुस्कान दी। स्टुअर्ट फांग मुझे बता रहा था कि यंग मिस लुओ के पिता किसी शहर के लॉर्ड हैं। कौन सा शहर था वो? मैजिकल सिटी, लुओ युनचांग ने मुस्कुराकर कहा। बुजुर्ग ने मन में सोचा, मैजिकल सिटी कोई खास जगह नहीं है, करीब 100 मील का इलाका, मेरे शहर से भी छोटा। कोई भी स्पिरिट किंग वहां नेता बन सकता है, तो लुओ परिवार को तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। बुजुर्ग ने फिर पूछा, मैजिकल सिटी किसके अधिकार में है? लियाओ क्लैन हेड, सब जानते हैं कि सेक्रेट डोमेन के 8 एम्परर हैं। सेक्रेट डोमेन का आधा हिस्सा इन 8 एम्परर के पास है और बाकी आधा 7 सेक्रेट माउंटेन्स के पास। इनके बीच में जो छोटे मोटे हिस्से बचते हैं वे ताकतवर स्पिरिट किंग्स के आपसी झगड़ों में रहते हैं। वे ऐसी जगहें हैं जिनकी किसी को परवाह नहीं होती और वहां रहने वाले लोगों की तो और भी कम। लुओ युनचांग ने सांस छोड़ी। साल की शुरुआत में पिता ने टेम्पेस्ट सिटी के लॉर्ड को तोहफा भेजा ताकि उसकी सिफारिश से स्वॉर्ड एम्परर की मदद मिल सके, मगर स्वॉर्ड एम्परर के 72 शहर लॉर्ड्स में से आखिरी वाले ने भी हमें मिलने की जहमत नहीं उठाई। उसने हमारा तोहफा भी दरवाजे से बाहर फेंक दिया, जिससे पिता को निराश होकर लौटना पड़ा। किसी का भरोसा जीतना आसान नहीं है। बुजुर्ग ने लंबी सांस ली। हाँ, इन दिनों जिनके पास मजबूत सहारा नहीं होता उनके लिए बड़े खतरे इंतजार कर रहे होते हैं। आज तुम्हें किसी शहर का लॉर्ड बना दिया गया है, कल कोई और इसे तुमसे छीन लेगा। हाँ, ये समय वाकई कठिन है ना? लुओ युनचांग ने हैरानी से उसकी ओर देखा। लियाओ क्लैन हेड, माफ कीजिए, आपने आखिरी में जो कहा उसका मतलब क्या था? बुजुर्ग ने डरावनी मुस्कान दी। मेरा मतलब है कि मुझे बड़ी राहत है कि तुम्हारे पिता के पास कोई सहारा नहीं है। इससे मुझे तुम्हें लेने के बाद और मीठी नींद आएगी। हाँ हाँ हाँ। लुओ युनचांग चौंककर खड़ी हो गई। 12 गार्ड्स और झुओ फान उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़े। अपनी ताकत बर्बाद मत करो, कीड़ों। बुजुर्ग ने तिरस्कार भरी नजर से देखा और हाथ हिलाते ही एक तेज हवा उनके ऊपर आई, जिससे वे सब हवा में उछल गए। अगले ही पल वे गायब होकर एक ऐसे स्थान पर प्रकट हुए जहां हड्डियों के पहाड़ लगे थे। लुओ युनचांग चीख पड़ी और झुओ फान को ढूंढने लगी। आह, झुओ फान, मुझे बचाओ। बैरियर, झुओ फान ने चारों ओर देखते हुए कहा। सोचा भी नहीं था कि इस शहर में ऐसा स्थान होगा। ऊपर से तो ये फलते फूलते शहर जैसा लगता है, लेकिन नीचे हड्डियों का पहाड़ छुपा है। लुओ युनचांग डर के मारे उससे चिपक गई। अब हम कैसे निकलेंगे? कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी नगण्य ताकत मेरे फर्स्ट ग्रेड सेक्रेड अरे से बाहर नहीं जा सकती। हर तरफ से आती हंसी की आवाज के बीच बुजुर्ग फिर उनके सामने प्रकट हुआ, चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान। फांगडिंग और शहर के सारे लोग भी वहां थे। लुओ परिवार के घबराए चेहरे देखकर हंस रहे थे। गुस्से से भरी लुओ युनचांग ने उस अदृश्य घेरे पर घूंसा मारा और दहाड़ी, बूढ़े, हमें अभी बाहर निकालो वरना पछताओगे। तुम्हें छोड़ दूं, किसके भरोसे पर? तुम्हारे तीसरे दर्जे के शहर के लॉर्ड पिता के? हा हा हा। बुजुर्ग हंसा। सुनो, न सिर्फ मुझे उससे डर नहीं लगता, बल्कि तुम मानोगी भी नहीं कि वो मुझ पर शक भी नहीं करेगा। औरत। लुओ युनचांग का चेहरा उतर गया, उसकी आंखें सख्त हो गईं। झुओ फान मुस्कुराया। बिल्कुल सही, क्योंकि स्कारलेट लाइटनिंग वैली इतने करीब है, किसी के गायब होने पर सबसे पहले उसी पर शक जाएगा। कौन सोचेगा कि इतनी खुशहाल दिखने वाली बस्ती में खूनी दरिंदों का अड्डा छुपा होगा? मुझे कहना होगा, लड़के, तुम दिखने से ज्यादा हो, तुम्हारी नजर अच्छी है। बुजुर्ग ने भौं उठाकर झुओ फान को गौर से देखा। लगता है तुम्हें स्टुअर्ट की नौकरी सिर्फ सुंदरता के कारण नहीं मिली, तुम्हारे पास काबिलियत भी है। हाँ, मैंने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि स्कारलेट लाइटनिंग वैली मेरे हर कत्ल का बहाना देने के लिए बिल्कुल सही जगह है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये मैं हूं। झुओ फान मुस्कुराया। सही कहा, तुम काफी सतर्क हो। शहर में आने वाले हर यात्री की जांच करते हो। जिनके पास सहारा होता है उन्हें छोड़ देते हो, और जिनका कोई नाम नहीं उन पर वार करते हो। चाहे वो छोटे गुट ताकतवर हों या नहीं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे पास स्कारलेट लाइटनिंग वैली की आड़ है। और मान लो तुम्हारी पोल खुल भी जाए तो भी एक पीक स्पिरिट किंग होने के नाते तुम उनका आसानी से सफाया कर दोगे। इस जगह तुमने खून का धंधा जमाया है, और वो भी सुरक्षित। तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो लड़के, जबकि तुम एक अपाहिज हो। क्यों ना तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। झुओ फान ने हल्की मुस्कान दी। लुओ युनचांग गुस्से में पागल होकर उस अटूट घेरे को पीटने लगी, चीखते हुए, तुम्हारे पास अपनी जगह का लॉर्ड बनने की ताकत है, फिर तुमने ये सब करने का रास्ता क्यों चुना? 8 एम्परर के अधीन रहना भी इन छुपे वारों से आसान है। बुजुर्ग ने दांत पीसे, फिर थके से लहजे में ढीला पड़ गया। क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं है। चाहे 8 एम्परर को काबिलियत कितनी भी पसंद हो, वे कभी भी सोल डिवारिंग अरे का इस्तेमाल करने वाले को अपने पास नहीं रखेंगे। वे सेक्रेट डोमेन के सारे लोगों द्वारा शिकार बनाए जाने वाले पुराने इतिहास को दोहराना नहीं चाहेंगे। झुओ फान की आंखों में चमक आ गई और वो चिल्लाया। बुजुर्ग सदमे से कांप गया। झुओ फान को घूरते हुए,
तुम आखिर हो कौन? तुम्हें कैसे पता? शहरवासी भी हैरान रह गए। सोल डिवारिंग, अरे वो क्या है? लुओ युनचांग ने माथे पर बल डाले। शरारती मुस्कान के साथ झुओ फान ने उनकी तरफ देखा और वो काला अतीत खोला जो इतने सालों से छुपा था। सोल ईटर एक डिमोनिक कल्टीवेशन आर्ट है जो किसी दूसरे कल्टीवेटर से सब कुछ छीनकर अपनी ताकत बढ़ाता है। लेकिन जो चीज़ ये सोखता है उसमें पछतावा और नफरत भी होती है, जो इस्तेमाल करने वाले के दिमाग पर असर डालती है और शरीर को भीतर से सड़ाती है। इसलिए इस तरीके में सबसे ज़रूरी है नियंत्रण। पहले सारी नफरत को दूर करना और अपने कोर को मजबूत करना, फिर इसे दोबारा इस्तेमाल करना, वरना इंसान एक चलता फिरता लाश बन जाता है। झुओ फान ने बुजुर्ग के भयानक चेहरे की ओर इशारा किया और हंसा। बुजुर्ग का चेहरा फड़क उठा, वो गुस्से से उबलने लगा। लुओ युनचांग हक्का बक्का होकर बोली, ये सब उस कला की वजह से है। झुओ फान हंसते हुए बोला, हाँ यंग मिस, यही नतीजा होता है उनका, जो बिना सोचे समझे लगातार अब्जॉर्ब करते रहते हैं। तुम जरा इन हड्डियों के ढेर को फिर से देखो। इसने इन्हें इतना सुखा दिया कि नफरत और मौत उसके जिस्म के अंदर तक भर गई और उसका शरीर अब सहन नहीं कर पा रहा। वो स्पिरिट किंग होते हुए भी सूखी हुई शक्ल लिए बस मरने के करीब है। उसकी ये लंबी चलती सांस सिर्फ इस काम को बार बार करके बच रही है और इससे उसकी समस्या और भी बढ़ रही है। जिंदा रहने के लिए उसे और लोगों को अब्जॉर्ब करना पड़ता है और ये खतरनाक अब्जॉर्प्शन का सिलसिला चलता जाता है। ये बुरी आदत सभी कल्टीवेटर्स के गुस्से को बुलाएगी। कोई भी एम्परर इतना बेवकूफ़ी भरा खतरा नहीं लेगा। ये तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसलिए वो उसी तरह नफरत का शिकार होगा जैसे पहले पेट्रियार्क लियाओ त्यानडिंग हुआ था। तुम्हें ये सब कैसे पता है? बूढ़ा आदमी झुओ फान को जैसे किसी अजीब चीज की तरह देख रहा था। लुओ युनचांग का माथा हिल गया। लियाओ त्यानडिंग? झुओ फान हल्की सी हंसी के साथ गंभीर चेहरा बनाकर बोला। वो अपने पोते जितना चालाक नहीं था कि जनसंहार से बच सके। उसे लोगों को मारने में कोई हिचक नहीं थी। वो तो राक्षसों का भी राक्षस था, पहला, जिसे डीमन किंग कहा गया। शहर के बाद शहर वीरान हो गए, जहां सिर्फ हड्डियों के ढेर रह गए। उसकी रुकी हुई कल्टीवेशन स्पिरिट किंग से छलांग मारकर सेंट तक पहुंच गई। सॉवरेन बनने से बस एक सॉवरेन पाथ दूर था, वरना वो अमर हो जाता। लेकिन अफसोस, उसने खुद को सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया। सीक्रेट डोमेन के डार्क और वाइट दोनों गुट पहली बार मिलकर उसे खत्म करने उतरे और उसकी मौत यहीं स्कारलेट लाइटनिंग वैली के आसपास हुई। फिर उसके लोग ऐसे गायब हुए कि कभी मिले ही नहीं। और वैसे भी ये कला सिर्फ उसी को आती थी और उसके साथ खत्म हो गई। लेकिन लगता है उसने इसे आगे भी दे दिया था। इसीलिए तुम सब यहाँ कस्बा बसाकर इतनी चालाकी दिखा रहे हो। बूढ़े के चेहरे पर झटका सा लगा। उसके राज ऐसे खुल गए। उसने कांपते हाथ से इशारा करते हुए कहा, तुम आखिर हो कौन? 10,000 साल पुराना राज तुम्हें कैसे पता? 10,000 साल? झुओ फान सोच में पड़ा। वो कमीना मुझे मार गया था उस महान युद्ध के 5,000 साल बाद, तो इसका मतलब है कि मेरी रीबर्थ 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स के जरिए 5,000 साल बाद हुई। बूढ़ा आदमी गरजा। जवाब नहीं मिला। तो तू है क्या? तुझे ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं भी वहां था। झुओ फान की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। बूढ़ा उसे हैरानी से देखने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं। तुम आखिर कितने साल के हो? एक मामूली बोन टेम्परिंग कल्टीवेटर उस लड़ाई में कैसे हो सकता है? बूढ़े, तुम्हारा पेट्रियार्क हद से ज्यादा घमंडी था और मरा, जबकि तुमने उससे सीख ली और चुपचाप जी रहे हो। अफसोस, तुम बहुत गिर गए हो। अब तुम उस आदमी के सामने खड़े हो जो 8 एम्परर्स का मुखिया था। तुम स्वॉर्ड एम्परर आओ चांगटियान हो। बूढ़ा चिल्लाया। झुओ फान का चेहरा उतर गया। कब से वो बूढ़ा सिंहासन पर बैठ गया? मैं तो डिमोनिक एम्परर। डिमोनिक एम्परर झाओ चेन। बूढ़ा बीच में फिर चिल्ला पड़ा। झुओ फान दांत पीसते हुए बोला, बूढ़े, क्या तुम सुन भी रहे हो? लियाओ त्यानडिंग का शिकार करने वाली लड़ाई में वो बदमाश पैदा भी नहीं हुआ था। मैं उस समय का 8 एम्परर्स का मुखिया था। क्या कभी कोई डिमोनिक एम्परर 8 एम्परर्स का मुखिया हुआ है? बूढ़ा पलके झपकाता बोला। झुओ फान ने सिर हिलाया। बूढ़े, तुम्हारी उम्र क्या है? 3,000 साल से ऊपर। समझ गया, नालायक। मरने के काबिल हो तुम। सिर्फ 2,000 साल बाद आए और मेरा नाम भूल गए। ये तो मौत की दावत है। वैसे भी तुम्हें मरना ही चाहिए। इतनी गुमनाम जिंदगी जी रहे हो, कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं। दुनिया में तुम्हारी मौत का पता भी नहीं चलेगा। तुम तो मरने के लिए बने हो और ये तो बस पहला कारण है। सबके चेहरों पर उलझन आ गई। झुओ फान हंसते हुए बोला, मतलब मैं तुम्हारा तरीका अपना रहा हूं, सब छोटे टारगेट्स को मारकर उनकी जगह लेना। अब से जॉय टाउन लो परिवार का होगा और तुम गुमनामी में चले जाओगे। सब हैरान रह गए, फिर ठहाके लगाने लगे। हा, हमारी कस्बा ले लोगे? तुम एक बोन टेम्परिंग कल्टीवेटर होकर इतनी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो। सिर्फ पुरानी बातें जानकर खुद को सीनियर बताकर डराना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी स्टेज पता नहीं? एक बोन टेम्परिंग कल्टीवेटर को ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल मिलते हैं। 10,000 साल पहले वहां होने का दावा किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? ही, लड़के बड़ी बातें करके मुझे लगभग मना ही लिया था, लेकिन अब तुम मेरे जाल में हो और मैं तुम्हें सूखा दूंगा। फिर भी तुम जॉय टाउन लेने की बात कर रहे हो? मजाक है।
सब हंसते रहे, जुओ फान की ओर हिकारत से देखते हुए। चाहे जितना स्मूथ टॉकर हो, इतनी बेवकूफ़ी की बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुम खुद को किसी एम्परर की तीसरी बहन का खोया हुआ चचेरा भाई बताते तो भी बच जाते। कम से कम हम डर कर छोड़ देते, पर इतनी खुली झूठी बात कोई नहीं मानेगा। धम! हंसी के बीच कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और सोल डिवारिंग अरे पलक झपकते ही राख में बदल गया। उसकी जगह ब्लैक फ्लेम जल रही थी। उनकी मुस्कान जम गई, हंसी गले में अटक गई, आंखों में सिर्फ डर और हैरानी बची। जुओ फान की बाईं आंख में ब्लैक थंडर फ्लेम चमकी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, मैं कोई कमेडियन नहीं हूं। मैं बस वही करता हूं जो कहता हूं। अब तुम बर्बाद हो। उसने हाथ हिलाया और काला सैलाब आसमान में उठा, धमाके और ब्लैक फ्लेम की बारिश के साथ। तेज एनर्जी कस्बे के लोगों की ओर बढ़ी और इस कस्बे को अपने घेरे में ले लिया। एक स्पिरिट किंग, बूढ़ा कांपते हुए बोला। 1, 3, 20 इतने सारे यहां कैसे आ गए? हम किससे टकरा गए? इतने स्पिरिट किंग्स की ताकत महसूस कर वो हताश हो गया। बाकी भी डर से सुन। कौन सा एम्परर इतने स्पिरिट किंग्स भेज देगा? माँ, ये लोग कौन हैं? क्या ये जाल है? बूढ़ा चीखा, सब भागो, हम इन्हें नहीं रोक सकते। एक धमाका हुआ और आसमान काले शोले से भर गया। फांग डिंग और बाकी सब राख में बदल गए। बूढ़ा कांपते हुए जुओ फान की ओर मुड़ा। उसने मुस्कुराकर कहा, अपने पावर से जगह को ढकना और उसे कंट्रोल करना, तुम भी स्पिरिट किंग हो? बिल्कुल। जुओ फान हंसते हुए हाथ उठाकर बोला, मर जाओ। बूढ़ा दांत पीसते हुए गर्जा, मैं पीक स्पिरिट किंग हूं, मुझे मारना इतना आसान नहीं। 1000 सोल पोजेशन। भूत जैसे साए चीखते हुए निकले। ठंडा माहौल भर गया, पर ब्लैक फ्लेम ने उन्हें पल में जला दिया। बूढ़ा अवाक रह गया। ये क्या है? मैं पीक स्वॉर्ड किंग स्टेज पर हूं और मेरी हर चाल बेकार हो रही है। बूढ़े, तुम कल्टिवेशन में मुझसे ऊंचे हो, पर क्वालिटी में मैं तुमसे ऊपर हूं। जुओ फान ने हाथ मारा और ब्लैक फ्लेम ने उसे ढक लिया। दर्द और डर से भरी उसकी चीखें आसमान में गूंज गईं। वो तड़पता रहा, पर आंखों में बस उलझन थी। उसने गरज कर कहा, तुम आखिर हो कौन? 5000 साल पहले का 8 एम्परर्स का मुखिया, डिमोनिक एम्परर जुओ ये फान। अब लो परिवार का स्टुअर्ड जुओ फान। तुम्हें मेरे हाथ से मरकर गर्व होना चाहिए। एक आखिरी चीख के साथ, चाहे वो पछतावा हो या डर, बूढ़ा इस दुनिया से मिट गया। आसमान में ड्रैगन की दहाड़ें गूंज रही थीं जब डैंकिंग शन उत्तर दिशा से कुछ लुओ क्लान के स्पिरिट किंग्स को लेकर शहर में घुसा। रास्ते में जो भी भागने की कोशिश कर रहा था उसे मार गिराया। ड्रैगन और तलवार की एनर्जी बिना किसी रोकटोक के फैल रही थी और जिसने भी इस तबाही से भागने की कोशिश की उसे मौत मिली। दक्षिण दिशा से बाली यूयू एक डेविल बन गई थी। उसकी तलवारों की बारिश चारों ओर मौत और बर्बादी फैला रही थी। पूर्व दिशा में मुरोंग लिए पहरे पर खड़ा था। उसकी आग चारों ओर कहर बरपा रही थी। पश्चिम से ओयांग लिंगतियन बर्फ की दीवार की तरह आया। जो भी भागने की कोशिश करता उसे जमाकर बर्फ की मूर्ति बना देता। चीखों और कराहों के बीच शहर की आबादी को जाल बंद करके खत्म कर दिया गया। जब तक मॉर्टल डोमेन के लोग शहर के अंदर पहुंचे, वहां बस खून और बिखरे हुए शरीर के टुकड़े थे। मुरोंग शू का मन ये सब देखकर बेचैन हो उठा। उसने जुओ फैन को ढूंढा और पूछा, क्या ये लोग वाकई उतने बुरे हैं जितना तुमने कहा था? क्या इनके अपराध इतने भयानक हैं? पूछो उससे। जुओ फैन ने कंधे उचकाए और बाकी लोगों की तरफ बढ़ते हुए बोला, जगह साफ करो, अब कुछ वक्त तक ये हमारा घर होगा। आदमी खुशी से चिल्लाए और काम में लग गए। मुरोंग शू ने लुओ युनचांग की तरफ देखा। उसके मन में इंसानियत को लेकर सवाल थे। लुओ युनचांग ने मुस्कुराते हुए सारी बात समझा दी। तब जाकर मुरोंग शू के मन का बोझ हल्का हुआ। ये शहर तो बेवजह खून खराबे का अड्डा था। जैसा कहावत है, बुराई बुराई को ही जन्म देती है। छोटे छोटे शैतान डेमोनिक एम्परर जैसे लोगों के सामने टिक ही नहीं सकते थे। मुरोंग शू ने देखा कि जुओ फैन आदेश दे रहा है और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ये डेविल सही कहता था, वो सिर्फ उन्हीं पर वार करता है जो इसके लायक हों। रहने की जगह ताकत के हिसाब से बांटी गई। लुओ क्लैन का नेतृत्व और स्पिरिट किंग्स को हवेली में रखा गया। बस थोड़ी सजावट की जरूरत थी, जैसे लुओ क्लैन का नाम वाला बोर्ड लगाना, ताकि साफ हो जाए कि अब ये लियाओ क्लैन का नहीं बल्कि लुओ क्लैन का शहर है। जुओ फैन को कुछ छिपी हुई अरेज और गुप्त सुरंगें मिली जो इतनी सुविधाजनक थीं कि उसे नई बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। बुनियादी इंतजाम के बाद वो सेक्लूडेड हो गया। ये कल्टीवेशन के लिए नहीं बल्कि अपने वफादार रक्षक की प्यारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए था। काले उजाले की बौछार में डेमोनिक सोर्ड सामने आई। जुओ फैन ने रिफाइनिंग अरे तैयार करना शुरू किया। तलवार खुद ही बीच में जाकर खड़ी हो गई, जैसे उसे इंतजार ही ना हो। जुओ फैन हंसा, ब्लड स्पिरिट, तुम तो मेरे लिए एक जरूरी ब्लड इन्फेंट थे। मैंने तुम्हें वॉल्टिंग सोर्ड में सिर्फ उसकी नेचर बनाए रखने के लिए रखा था। मैं भी ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि क्या मैं वो असंभव कर सकता हूं जिसे कोई नहीं कर पाया, यानी 5 डिवाइन सोर्ड्स को एक में मिलाना। चाहे सॉवरेन वेपन न बने, लेकिन 5 सोर्ड आर्ट्स का मेल मेरे लिए सबसे सही रहेगा। असल में तो मुझे ज्यादा खुश होना चाहिए, लेकिन तुम इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? पहले 4 तलवारों को मिलाने से तो तुम्हें इतना फायदा नहीं हुआ था।
तलवार ने बेसब्री में आवाज निकाली। ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पास क्या चाल है, लेकिन पहले से बता दूं कि जब अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम तुम्हें फिर से जलाएगा तो ये अच्छा ना होगा। जुओ फैन मुस्कुराया। द EMONIC स्वॉर्ड खुशी से झूम गई। जुओ फैन ने अरे चालू करने के लिए हाथ के निशान बनाए। स्वॉर्ड स्पिरिट रिन्यूअल 5-1 होकर सेक्रेड वेपन से सॉवरन वेपन का जन्म हो। जुओ फैन की बाईं आंख से काली आग निकली जो अरे में मिल गई। काले थंडर फ्लेम्स ने उसे ढक लिया। डिमोनिक स्वॉर्ड आग में पक रही थी, कभी कभी हिलती थी। अच्छा हुआ कि वो बोल नहीं सकती थी, वरना चीखों से कमरा गूंज जाता। जुओ फैन ने सनरिंग स्वॉर्ड निकाली जिसमें अब स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं था और उसे भी अंदर फेंक दिया। चटकने की आवाज आई, दोनों तलवारें पिघलकर आपस में मिलने लगीं। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट। जुओ फैन ने चिल्लाकर काले एनर्जी की बाढ़ अरे में छोड़ दी। काला धुआं आग को निगल गया और आखिरी लहर ने तलवारों को अंधेरे में ढक दिया। अरे अब एक काला कोकून बन गया जिसके चारों ओर काली एनर्जी घूम रही थी और अंदर से थंडर और आग के धमाके हो रहे थे। जुओ फैन हर बदलाव को ध्यान से देख रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। उसने कभी सॉवरन वेपन के बारे में नहीं सुना था, न ही किसी को इसे बनाते देखा था। हालांकि वो स्वॉर्ड सॉवरन के 5 सेक्रेड वेपन्स का सहारा ले रहा था, फिर भी उसमें पूरा भरोसा नहीं था। मैं नहीं जानता कि इन 5 सेक्रेड वेपन्स के मेल का नतीजा क्या होगा। क्या पहले जैसा ही बस एक तलवार और जुड़ जाएगी या इसमें कुछ और बड़ा बदलाव होगा। 5 स्वॉर्ड आर्ट्स का मेल तो स्वॉर्ड सॉवरन के स्तर का होना चाहिए, है ना? मैं वाकई इसका इंतजार कर रहा हूं। जुओ फैन उस काले गोले को घूर रहा था, बेचैनी में इधर उधर टहल रहा था, माथे पर पसीना था। समय बीतता गया, अंदर से रोशनी की चमक आती रही। 8 घंटे बाद रोशनी कुछ धीमी पड़ने लगी। आग तो अभी भी तेज थी, लेकिन तलवार कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो जानता था कि तलवार अब भी मौजूद है, क्योंकि उसका जीवन ब्लड इन्फेंट से जुड़ा था। काफी सोचने के बाद जुओ फैन ने हाथ बढ़ाया, अंदर झांकने का मन हुआ। लेकिन अगर ये फ्यूजन का नाजुक समय है और मेरी दखल से ये खराब हो गया तो? इसलिए उसने खुद को रोका और इंतजार करने लगा। 3 दिन बीत गए, लेकिन अंदर कोई बदलाव नहीं दिखा। जैसे ही वो अरे रोकने वाला था, काला गोला जोर से हिला, जमीन भी कांप उठी। जुओ फैन गिरते गिरते बचा। आसमान में गड़गड़ाहट हुई, बादल अजीब आकार में सिकुड़ने लगे, जैसे कोई त्योरी चढ़ा रहा हो। 7 सेक्रेड माउंटेन्स में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी एक खूबसूरत पवेलियन में किताब पढ़ रहा था। अचानक पहाड़ हिलने लगे, आसमान में रंग बिरंगे बादल फैल गए। लोग चिल्लाने लगे, ये फिर क्यों हो रहा है? पिछली बार तो 100 साल पहले हुआ था, तब भी हमें समझ नहीं आया था, और अब फिर हो रहा है। ये पिछली बार से अलग है। बूढ़ा आदमी उड़कर ऊपर गया और बोला, देखो, 100 साल पहले हम कल्टीवेशन तक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कर सकते हैं। ओह, सही है। बाकी एल्डर्स भी ऊपर गए। वे खड़े तो रह सकते थे, लेकिन आसमान के बदलाव ने उन्हें उलझा दिया। ये पिछली बार जैसा नहीं, पर काफी मिलता जुलता है। एक छोटे बांस के घर में शतरंज की गोटी रखते हुए एक आदमी ने बाहर आसमान की तरफ देखा। इतने सालों बाद कोई सॉवरन स्टेज को चुनौती देने आया है। कौन? किसी ने भारी आवाज में पूछा। याद है वो जिसके पास सॉवरन को गिराने का सबसे ज्यादा मौका था? पेट्रियार्क ब्लड डीमन। हाँ, उसके पास मौका था, लेकिन उसकी अपनी राह नहीं थी, इसलिए आगे नहीं बढ़ सका। चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, सॉवरन के सामने टिक नहीं सका। पा एक और गोटी रखकर वो बोला, ये बात उसके ब्लड इन्फेंट पर लागू नहीं होती। एक स्पिरिट। हाँ, स्पिरिट इस दुनिया में जन्म लेते हैं 10 पाथ्स के दायरे में, और उनके पास अपनी सच्ची राह नहीं होती, लेकिन उनके पास सॉवरन पाथ बनाने का मौका होता है। अगर ब्लड इन्फेंट स्वतंत्र हो जाए तो वो सॉवरन को चुनौती दे सकता है। ये मुमकिन नहीं। कौन अपना जरूरी ब्लड इन्फेंट आजाद छोड़ देगा? पहला आदमी मुस्कुराया। हाँ, बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। यही वजह थी कि वो बूढ़ा कभी सॉवरन के बराबर नहीं आ सका, लेकिन वो तो अतीत था। अब सॉवरन पाथ तो नहीं बना, लेकिन बदलाव से पता चलता है कि कोई है जिसमें ये क्षमता है। कौन है? क्या वो उसके लाए हुए दोस्तों में से है? हाँ, मजेदार है। मॉर्टल डोमेन में हुनर की कमी नहीं। जितनी वीरान जगह होती है, उतने ही चमत्कार वहां जन्म लेते हैं। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।